आज हम आपको मानव भूगोल की परिभाषा और उसके उद्देश्यों के विषय में बताएंगे। आज की ऑनलाइन टीचिंग में बीए पाठ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का तथा मानव वर्गों और उनके वातावरणों के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इस अध्ययन में मानवीय वर्गों, मानवीय बस्तियों और मानवीय क्रियाओं के वितरण प्रारूपों को सकारण समझना होता है। अर्थात मानव भूगोल में प्रादेशिक संख्याओं का और उनके वातावरण की पारिस्थितिकी का द्वारा दिए गए स्थानिक संगठन के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। रेटजेल महोदय ने बताया कि वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल थे। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी को 3 खंडों में प्रकाशित किया है। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी संदर्भ में रेटजेल की शिष्या कुमारी सैम्पुल चर्चिल ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार बताई है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। विडाल डी ला ब्लास फ्रांस के प्रसिद्ध मानव भूगोल शास्त्री थे। उनके अनुसार पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देने वाला यह विषय है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन संयुक्त ज्ञान सहित समाविष्ट होता है। व्हाइट रेनर अमेरिका के भूगोलवेत्ता हुए हैं। उनके मतानुसार भूगोल प्रमुखतः मानव पारिस्थितिकी है जिसमें पृथ्वी और पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन होता है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को अगर हम सारांश रूप में लें तो ये कहा जा सकता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का तथा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच जो अंतर संबंध पाया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल की ही एक शाखा के रूप में विकसित हुई है। इसके अपने कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मानव भूगोल का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि मानव इस भूगोल के सेंटर में होता है, क्योंकि समस्त क्रियाकलाप वो अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर करता है, अपने सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। मानव भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्याओं और वातावरण के संसाधनों के प्रयोग में किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति और मानवीय सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य मानव प्रगति से और समृद्धि से संबंधित है। इस तरह मानव भूगोल का जो लक्ष्य है वो मानव इस तरह से अध्ययन करना है कि मानव समृद्धि और प्रगति की ओर आगे बढ़ता जाए। इस संबंध में विभिन्न जो संयोग हैं, वातावरण से जो एनवायरमेंटल सेट्स हैं, वातावरणीय जो संयोग है उनका प्रदेश के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर वर्णन किया जाता है। मानव के जैसे शारीरिक लक्षण हैं, वर्णता की इकाई के वितरण हैं, जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, आयु वर्ग है, उनका प्रवास है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना, उद्योगों का आकार विस्तार, उनकी प्रवृत्तियाँ, परिवहन, संचार के साधन, मानवीय बस्तियों का वितरण, ग्रामीण और नगरीय स्वरूप के आधार पर
इसमें समाविष्ट होते हैं तथा इनसे मिले जुले वहाँ के क्षेत्रीय सांस्कृतिक भूदृश्य इसमें निर्मित होते हैं। तो मानव भूगोल का अध्ययन केवल मानवीय परिस्थिति का ही अध्ययन नहीं है, वरन उसके कुछ अधिक व्यापक और गहन अध्ययन है। मानवीय परिस्थितियों में हम ये विश्लेषण करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव के जीवन और उसकी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। परंतु मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण ही नहीं, सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके प्रभाव तथा मानव द्वारा उनमें क्या परिवर्तन किया जाता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। क्योंकि मानवीय पारिस्थितिकी में केवल मानव का अकेले व्यक्ति के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता, परंतु मानव भूगोल में किसी व्यक्तिगत मानव का नहीं, मानव वर्ग और समूहों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का किस प्रकार उपयोग करता है और वातावरण की में वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है या वो करता है, इसमें मानव समूह के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के वातावरण संयोजन तथा प्रादेशिक व्यवस्था का क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मानव भूगोल में एक त्रिक संतुलन है। मानव भूगोल में एक त्रिक संतुलन को अपनाया जाता है। मानव और वातावरण के बीच परस्पर कार्यात्मक संबंध क्या है। मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण का विश्लेषण, उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के त्रिक संतुलन और क्षेत्र, इसमें प्रथम आता है प्राकृतिक वातावरण, दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण और तीसरा है प्रादेशिक व्यवस्थापन। अर्थात प्राकृतिक वातावरण प्लस सांस्कृतिक वातावरण प्लस प्रादेशिक व्यवस्थापन, इनको मिलाकर के मानव भूगोल के त्रिक का निर्माण होता है। तो इन तीनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि मानव भूगोल का संपूर्ण पृथ्वी का एक साथ अध्ययन न करके उसको प्रदेशों में विभक्त करके उसका हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में वातावरण के द्वारा प्रभावित मानव समूह को दो प्रकार की समायोजन क्रियाओं में विभक्त किया जाता है। एक अनुकूलन है, दूसरा रूपांतरण है। कुछ प्रदेशों में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर अनुकूलन को ही अपनाया जाना सही माना गया है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम उसका रूपांतरण करते हैं। मानव अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। मान लीजिए कोई नदी है, उसके मार्ग में ऐसी परिस्थिति आती है तो वो बांध का निर्माण कर सकता है, जल का उपयोग वो सिंचाई में कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में कुछ शक्तियां हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक वातावरण में भी कुछ शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो प्राकृतिक वातावरण की जो प्रमुख शक्तियां हैं, जिसमें सौर्य शक्ति, रेडियो सक्रियता, गुरुत्व आदि होती है। सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों में प्रदेश में निवास करने वाला जन समूह प्रमुख होता है, और मानव के स्थानिक और कालिक संबंधों में मानव समाज के लक्ष्य, प्रतीक और मानव का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि प्राकृतिक वातावरण में किन्हीं तथ्यों का होता है। इस तरह से मानव वर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के जो प्रमुख विभाग हैं, जैसे मानव का अपना विचार है, उसका मान है, उसकी वैल्यू है, कार्य प्रणाली, सिस्टम, तकनीकी है। मनुष्य के लिए वर्क जो है, मानव में जो एक सृजनात्मक कल्पना होती है, वह शक्ति संसार भर में मानव समाज के विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करती है। सृजनात्मक कल्पना के बिना मानव केवल एक मशीन मात्र होता है। इस शक्ति के द्वारा मानव वर्ग अपने निवास के प्रदेशों के वातावरण के साथ समायोजन तथा क्षेत्र संगठन होता है। तो मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन करते हुए उसमें प्रदेश को आधार माना जाता है और प्रादेशिक आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल का जो विकास हुआ उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्राचीन काल में जो मानव था उस समय क्या स्थिति थी और धीरे धीरे मध्यकाल में क्या हुआ और आधुनिक काल में क्या हुआ। मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास तो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। इसमें रेट जेल का प्रमुख नाम आता है। मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही समझने लगा था कि मानव और प्रकृति पर अपना प्रभाव डाल सकता है
या डालता है, क्योंकि यूनान में, मिस्र में, भारत और चीन के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वरुण, इंद्र आदि देवताओं को मानकर उनकी पूजा करते थे। वेदों में नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रहों का वर्णन मिलता है। तो ईसा से 6 शताब्दी पूर्व थेल्स और एनेक्जिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया है। मध्यकाल में जब समय आगे बढ़ता गया तो भारत में कनिष्क और हर्षवर्धन के राज्य के काल में मध्य एशिया की जलवायु और उसके प्रभावों का उल्लेख कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है। 8वीं शताब्दी में अरब के लेखकों ने कुछ वर्णन किए हैं, कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें भारत और अरब के बड़े बड़े उत्कृष्ट प्रादेशिक वर्णन दिए गए हैं। उनमें सबसे अधिक ग्रंथ इदरिसी के लिखे हुए हैं। इदरिसी ने प्रादेशिक भूगोल के बैरों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक, कुछ यूरोपीय खोजकर्ताओं जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, ये खोजी यात्री थे, उनके अनुयायियों ने भी इन देशों का पता लगाया तथा उनकी यात्राओं का वर्णन हक्लियत, रमनजी और डिब्री पुस्तकों में लिखे गए। मैं ये बताऊं आपको, क्योंकि पहले जो पृथ्वी का वर्णन कर लिया जाता था, जो यात्री बड़ी खोज करके आता था उसको बड़ा भूगोलवेत्ता माना जाता था। तो इस तरह से ये यात्रा वर्णन जब लिखते थे उन्हीं को भूगोल मान लिया जाता था। 17वीं शताब्दी में 2 जर्मन विद्वानों ने अपने भौगोलिक ग्रंथ प्रकाशित किए। क्यूरेवियस के ग्रंथ विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन है। वारेनियस के प्रसिद्ध ग्रंथ सामान्य भूगोल, ज्योग्राफिया जनरल्स में विश्व के नए सिद्धांतों का सबसे पहली बार समावेश किया गया, जिसके प्रथम 2 खंडों में गणितीय भूगोल और तीसरे खंड में मानव भूगोल लिखे गए। अब मैं आता हूँ आज के समय में। आधुनिक काल में मानव भूगोल का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। मानव भूगोल का नया युग जर्मन विद्वानों ने शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जर्मन विद्वानों ने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। इनमें कुछ जो नाम सामने आते हैं उसमें फोर्ट्सर है, कॉन्ट है, रिटर है, हम्बोल्ट, फ्रिबेल, पेसेल, रिचतोपेन आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनका विस्तृत वर्णन वातावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद है। ये जर्मन विचारधारा के पोषक थे। जर्मनी के अलावा फ्रांस में मानव भूगोल का विकास हुआ, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में रेक्लस, विडाल डी ला ब्लास, जीन्स ब्रूंज, डी मार्टोन डिमोंजिया और ब्रूंज, डी मार्टोन डिमांजिया और ब्रूंज फैब्रे ने मानव भूगोल पर ग्रंथ लिखे, और इन्होंने संभववाद को अधिक महत्व दिया, उस पर फोकस किया कि संभावनाएं जो प्रकृति ने दी है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस के बाहर अन्य देशों ने भी मानव भूगोल पर काम किया। इसमें उत्तरी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा काम हुआ। अमेरिका की कुमारी सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, सावर, ग्रिफिथ टेलर, इनके ग्रंथ बड़े उल्लेखनीय हैं। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडन और रॉक्सबी ने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। इस तरह से मानव भूगोल का विकास हुआ।